हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सब खैरियत से हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं एंड सिंसियरली एग्जामिनेशन की प्रिपरेशंस में आप सब लगे हैं। तो आज के सेशन में हमें 19 अगस्त 2025 का द हिंदू न्यूज़पेपर और इसके इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करना है फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2026 प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। तो आज के सेशन में हम ये देखेंगे कि भाई यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से 19 अगस्त 2025 की क्या क्या इंपॉर्टेंट खबरें हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट समाचार हैं। साथ ही साथ दूसरे भी एग्जामिनेशंस जिसमें करंट अफेयर पूछा जाता है, चाहे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के पेपर हों, चाहे रेलवे के एग्ज़ाम्स हों, चाहे और भी कोई दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो जिसमें करंट अफेयर्स आता है, उनके लिए भी हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जा सकते हैं, एमसीक्यूज कैसे फ्रेम किए जा सकते हैं। इन सारी बातों को हम लोग डिस्कस आज के सेशन में करने वाले हैं। काफ़ी कुछ है जानने के लिए, काफ़ी सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए। तो इसी नोट पे नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू ये वी बिगिन, शुरू करते हैं 19 अगस्त 2025 का द हिंदू और इसके इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। पहला समाचार ये रहा, देखते हैं। समाचार में हमको इजियाओ के बारे में बात करनी है। इजियाओ एक ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन है जिसको जो डोंकी हाइड्स होती हैं, यानी कि जो गधों की खाल होती है, उसमें जिलेटिन जो मौजूद होता है उसकी मदद से बनाया जाता है। अब कुछ वक्त से ये जो ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन है ये काफ़ी ज़्यादा समाचारों में बनी हुई है। इसकी वजह यह है कि इस दवाई के चलते पूरी दुनिया में जो डंकी पॉपुलेशन है वो इस लेवल तक कम हो गई है, इस खतरनाक लेवल तक कम हो गई है कि कई जगहों पर इकोलॉजिकल बैलेंस जो है उसके चलते डिस्टर्ब होने लगा है। बहरहाल ये जो दवाई है इजियाओ, जैसे अपने देश में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट होता है उसी तरह चाइना में जो ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन हैं उसमें ये माना जाता है कि ये जो इजियाओ दवाई है जो गधों की खाल में डंकी हाइट्स में जो जिलेटिन है जिसकी मदद से बनाई जाती है, इसमें कई सारे मेडिकल या मेडिसिनल बेनिफिट्स होते हैं। जैसे कि इससे आपका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। साथ ही साथ अगर आपके शरीर में खून की कमी है, अगर आपको एनीमिया है, तो वो प्रॉब्लम भी दूर होती है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है इससे आपको फ़ायदा करती हैं। जैसे हम लोग कई बार शब्द यूज़ करते हैं कि बहुत सी समस्याओं का एक पर्टिकुलर जो दवा है आयुर्वेद में या फिर एक जो नुस्खा है वो रामबाण इलाज है। तो चाइनीज जो है वो भी कई सारी समस्याओं के लिए इस दवाई इजियाओ को एक रामबाण इलाज की तरह मानते हैं। हालांकि बहुत से इनके जो बिलीव्स हैं वो साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है कि वाकई में इजियाओ दवाई जो है इसकी मदद से आपको ये सारे फायदे होते भी हैं कि नहीं होते जिनको आप मान रहे हो, साइंटिफिकली प्रूवन नहीं। मगर कुछ वक्त से रिसेंटली चाइना में ये देखा गया है कि ये जो दवाई है इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है एकदम से। पहले भी इसका इस्तेमाल होता था बट बहुत ज़्यादा नहीं होता था, मगर अभी रिसेंट ईयर्स में ये देखा गया है कि डिसप्रपोर्शनेटली इजियाओ की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसके चलते चीनियों ने डिसप्रपोर्शनेटली डंकीज जो हैं उनकी कलिंग की है, उनको बहुत बड़े लेवल पर जो है मारा है। इसका कंसिक्वेंस ये हुआ कि साल के साल चाइना में लगभग 60 लाख के करीब डंकीज जो हैं उन्हें मारकर उनकी खाल की मदद से फिर ये दवाई बनाई जाने लगी। ऑब्वियस सी बात है, इस लेवल पर अगर आप मास लेवल पर स्लॉटर करोगे तो फिर चाइना में जो डंकी पॉपुलेशन था वो सिग्निफिकेंटली कम होना ही था। तो इसके चलते चाइना में गधे जो हैं अब बहुत कह सकते हैं उनकी पॉपुलेशन बहुत सिग्निफिकेंटली गिरी है। बहुत ज़्यादा डिसलाइन चाइना में डंकी पॉपुलेशन में देखने के लिए मिला। तो यहाँ पर चीनी अपने आप को बदलते, अवेयरनेस फैलाते कि भाई इजियाओ का इतना ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। ये दवाई अभी जो आप मानकर चल रहे हो कि बेनिफिट्स होंगे, साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है। इस तरीके की बातें करते तो ठीक रहता, लोग शायद थोड़ा इसका इस्तेमाल कम करते। वो करने की जगह चीनियों ने ये करना शुरू किया कि अगर हमारे देश के गधे मर गए तो फिर हम जो बाकी देश हैं वहां से गधे इंपोर्ट करना शुरू करेंगे। तो डंकी इंपोर्ट जो है वो शुरू होता है अलग अलग देशों से। खास तौर पे अगर हम साउथ अमेरिका की बात करें तो वहां से कोलंबिया और ब्राजील दो मेजर एक्सपोर्टर्स के तौर पर इमर्ज होते हैं। और अफ्रीका में इथोपिया और केन्या, ये दोनों देश जो हैं बड़ी मात्रा में डंकी सप्लाई चाइना में करना शुरू करते हैं। अब जो बात चाइना में हुई थी वही कहानी यहाँ पर होने लगी। इन लोगों ने इतने बड़े लेवल पर, इतने मैसिव स्केल पर अपने देशों से डंकी एक्सपोर्ट किए हैं चाइना में कि उसके चलते इन देशों में डंकी पॉपुलेशन जो है उसमें बहुत सिग्निफिकेंट डिसलाइन देखने को मिलने लगा। ये स्थिति आ गई कि जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो तक डिस्टर्ब हो गया। जिनको नहीं पता उनके लिए थोड़ा सा बताता हूं कि आपका पूरा जो एक इकोसिस्टम है उसमें एक भी अगर आपका ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट होता है
या फिर अगर उसकी जनसंख्या में बहुत सिग्निफिकेंट डिसलाइन आता है तो उससे पूरा का पूरा आपका जो इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब होता है। एक जानवर के एक्सटिंक्ट होने से पता चला उसके ऊपर जो दूसरे जानवर आपका डिपेंड करते हैं वो एक्सटिंक्ट हो गया, या पॉपुलेशन कम होने से उनकी पॉपुलेशन कम हो गई। कई सारे तरीके के पेड़ पौधे और वनस्पति जो है वो उगना बंद हो जाते हैं। कई सारे जो है जितनी मात्रा में चाहिए उससे बहुत ज्यादा उगने लगते हैं। ये सारी की सारी डिस्टर्बेंसेज आना शुरू हो जाते हैं। तो बहुत बड़े लेवल पर अब जब डंकी एक्सपोर्ट होने लगा इन देशों से तो यहाँ पर इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हो गया। स्थिति ये आ गई कि अफ्रीका ने पूरे कॉन्टिनेंट के ऊपर बैन लगा दिया कि हम चीनियों को जो है गधे एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। मगर चीनी भी कहाँ मानने वाले थे, वो तो सांप बिच्छू तक खा जाते हैं। तो उन्होंने ये बोला कि भाई अगर आप डंकी हमको बेचते हो तो फिर हम आपको ठीक ठाक मात्रा में पैसे देंगे। मगर क्योंकि अफ्रीका के पूरे कॉन्टिनेंट वाइड जो है बैन लग गया था, तो उस बैन का नतीजा ये निकला कि इलीगल ट्रेड जो है वो शुरू हो गया डंकीज का। स्थिति ये आ गई कि जो स्मगलर थे वो गरीब लोगों के घरों से डंकीज चुरा चुरा के जो है एक्सपोर्ट करने लगे। अब इससे एक तो इकोलॉजिकल जो डिस्टर्बेंस हो रहा था वो तो हो ही रहा था, सोशल टेंशन भी शुरू हो गए। क्योंकि अफ्रीका के जो गरीब देश हैं वहां पर गधे जो काम करते हैं वजन ढोने का, अगर जब उनको हटा दिया गया, वो चोरी हो गए, उन्हें मार के उनको की खाल उतार के अगर चोर ले गए, इस तरीके की चीजें होने लगी, तो फिर वो काम जो गधे किया करते थे वजन ढोने का और मेहनत का, वो सारा काम फिर इन्होंने अपने बच्चों से और औरतों से कराना शुरू कर दिया। इससे जो है समाज में बहुत ज्यादा टेंशन आने लगी और बहुत इश्यूज जो है वो क्रिएट होना शुरू हो गए। और इसके चलते अब डिमांड ये की जा रही है कि चाइना को जो डंकी एक्सपोर्ट का बैन किया गया है इसको स्ट्रिक्टली इन्फोर्स कराया जाए, और चीनी जो बैठे हुए हैं इंपोर्ट करने के लिए उनके ऊपर भी जो है कोई कार्रवाई की जाए, और किसी तरीके से पूरी की पूरी जो ये समस्या खड़ी हो गई है इसको रोका जाए। कोलंबिया और ब्राजील वाले भी होश में आ रहे हैं और वो भी जो है डंकी एक्सपोर्ट को धीरे धीरे कम कर रहे हैं। चीनी जो अपने देश में तो खैर वो जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं, उसको आप कुछ कर नहीं सकते, मगर ये एक वैश्विक समस्या बनकर आ गई है और अब देखते हैं इसके चलते क्या होता है। ये तो खैर नहीं होगा कि डंकीज पूरी तरह विलुप्त हो जाएंगे, मगर ये जरूर है कि जिस लेवल पर आप एक कह सकते हैं कि एक दवाई बनाने के लिए इनकी हत्या कर रहे हो और दुनिया भर से जो है आप इंपोर्ट करके लेकर आ रहे हो, उसके चलते एक इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब हो रहा है और इसका कहीं ना कहीं प्रकृति के ऊपर एक बहुत गलत प्रभाव पड़ रहा है और इसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत तो है। तो ये अपना समाचार है। अब यहाँ से न्यूज क्या बनेगी? न्यूज एक ही बनेगी यहाँ से कि इजियाओ जो रिसेंटली न्यूज में बना हुआ था ये क्या भला है और ये किससे बनता है। दो सवाल यहाँ से बनकर तैयार होते हैं, तो याद रखना है इजियाओ जो रिसेंटली न्यूज में बना हुआ था ये क्या भला है। ये एक चाइनीज मेडिसिन है, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन है, जिसको गधे की जो खाल होती है, ढंग की जो हाइड होता है, उसमें जो जिलेटिन मौजूद है उसकी मदद से बनाया जाता है। माना क्या जाता है ये फलानी फलानी बेनिफिट्स वगैरह ऐसे होते हैं, हालांकि साइंटिफिकली प्रूव्ड नहीं है। और इसको बनाने के चलते चाइना साल के साल 60 लाख मिनिमम जो गधे हैं उनको मार रहा है और इससे अपने देश की जनसंख्या जो है गधों की वो कम कर दी है और बाकी देशों के ऊपर भी जो है इंपोर्ट कर करके नुकसान देने की कोशिश कर रहा है, जिसके चलते ये हालत आ गई है कि अफ्रीका ने, पूरे कॉन्टिनेंट ने, अफ्रीका ने जो है गधों का एक्सपोर्ट जो है चाइना को बैन कर दिया है। और ये कहीं ना कहीं स्थिति की गंभीरता को बताने के लिए काफ़ी है कि किस लेवल पर जो है खिलवाड़ प्रकृति के साथ में और किया जा रहा है और एक जीव के साथ में क्रूरता दिखाई जा रही है। तो मगर अपने इंपॉर्टेंट जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है वो यही है कि ये दवा क्या है और किस देश से लेना देना है। इसी तरीके के 2 फैक्चुअल क्वेश्चन यहाँ से बनकर तैयार होते हैं। यूपीएससी में भी पूछा जा सकता है क्योंकि रिसेंटली अभी सितंबर अक्टूबर के आसपास एक समाचार में है और अगले साल गर्मियों में पेपर होना है, तो ये लोग पूछ सकते हैं कि रिसेंटली जियाओ जो न्यूज़ में बना हुआ था वो क्या है, या जो ट्रेडिशनल मेडिसिन ये जो बनाई जाती है इसमें किन किन इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल होता है। तो अपने को ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, ये आने वाले एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। चलें, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ देखना है। 4 पॉलिटी करंट अफेयर्स की कैटेगरी में बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है एंड यूपीएससी के जितने भी एग्जामिनेशन हैं उसमें इससे सवाल पूछे जाने की संभावना बनती है। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जीएस 3 के पेपर में, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर इसके बारे में लिखने के लिए आ सकता है या फिर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप इसका रेफरेंस दे सकते हैं। तो देखते हैं इसे। हमें इंडियन पोर्ट्स बिल के बारे में बात करनी है। समाचार यह है कि राज्यसभा ने इंडियन पोर्ट्स बिल 2025 पास कर दिया है। लोकसभा इसको पहले ही पास कर चुकी है, यानी कि अब ये बिल राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति जी एक बार जब साइन कर देंगे तो फिर ये इंडियन पोर्ट्स बिल, इंडियन पोर्ट्स एक्ट 2025 बन जाएगा और उसको फिर कानून बनने के बाद में फिर इसको सरकार लागू करवाएगी। अब ये कानून जब एक बार बन जाएगा तो ये इंडियन पोर्ट्स एक्ट 1908 के नाम से एक कानून है जो 100 साल से पुराना है, इसको रिप्लेस करेगा।
मतलब अभी भारत में जो पोर्ट्स हैं या फिर जो बंदरगाह हैं उनको लेकर जो कानून है वो क्या है, इंडियन पोर्ट्स एक्ट 1908। अब 1908 से लगभग 100 साल से ऊपर हो गए, 100 सवा 100 साल होने को आ रहे हैं, पुराना कानून हो गया, ऑब्वियस सी बात है, आउटडेटेड है। तो उसकी जगह अब ये वाला जो एक्ट लाया जा रहा है, जितने भी आपके लगभग 100 सवा 100 सालों में जो चेंजेस आ गए हैं, जिनको अब आपको इंडियन पोर्ट्स के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन में लाना जरूरी है, उन सारे प्रोविजंस को इस कानून के तहत में लागू करवाया जाएगा। इस बिल के जो सबसे स्ट्राइकिंग फीचर्स हैं, इसमें यह बोला गया है, प्रावधान किया गया है इस कानून में कि एक मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल जो है उसकी स्थापना की जाएगी केंद्र सरकार के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, इसको अपने को याद रखना है, क्या मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना की जाएगी केंद्र सरकार के द्वारा। अब ये जो मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल है, जो इंडियन पोर्ट्स एक्ट 2025 के तहत में बनाई जाएगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहेगी कि केंद्र सरकार को आपका जो पोर्ट सेक्टर है, जो बंदरगाहों का पूरा सेक्टर है, इसकी ग्रोथ के लिए, यहाँ पे कंपटीशन को प्रमोट करने के लिए और इनके ऑपरेशंस में एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए जो जो रिकमेंडेशंस देना है, वो सारा काम करने की जिम्मेदारी इस मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल की रहने वाली है। समझिए बात को, क्या कहानी है। हम सबसे पहले तो ये जो इंडियन पोर्ट्स बिल जब ये कानून बनेगा तो ये इंडियन पोर्ट्स एक्ट 1908 को हटाएगा, प्लस ये इस मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना करता है। अब इन लोगों की जिम्मेदारी है कि भारत में जो बंदरगाह हैं उनसे रिलेटेड जो भी आपको रिकमेंडेशन देने हैं गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट से बिना मतलब केंद्र सरकार है प्रोमिनेंटली, मगर स्टेट गवर्नमेंट्स वगैरह को भी जो है रिकमेंडेशंस देने हैं, वो सारे रिकमेंडेशन देने की जिम्मेदारी इनकी आती है। अब इन रिकमेंडेशंस में एक तो इनको किस तरह से जो है ग्रोथ दी जाए, किस तरह से जो है यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा व्यापार को बढ़ावा दिया जाए पोर्ट्स पे, दूसरा इनकी एफिशिएंसी कैसे बढ़ाई जाए, किस तरीके से इनको एफिशिएंटली काम करवाया जाए, दूसरा बिजनेस फ्रेंडली कैसे बनाया जाए, किस तरीके से जो है ये बिजनेस फ्रेंडली हो सकते हैं, एंड लास्टली जो आपके इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं, इंटरनेशनल नॉर्म्स का किस तरह से पालन करवाना है, किस तरीके से और फर्दर आपको एक्शन लेना है। कल को कोई समस्या आके खड़ी हो गई मैरीटाइम सेक्टर में, पोर्ट सेक्टर में, तो उससे रिलेटेड जो भी सलाह है वो इसमें बैठे हुए एक्सपर्ट जो है उनकी मदद से हमको मिल जाएगी। ये एक इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, और भी इसके अलावा दूसरे प्रोविजन है, बट ये एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन है जो इसमें निकल कर आता है। साथ ही साथ ये बिल जो है केंद्र सरकार को ये पावर देता है कि वो नए पोर्ट्स नोटिफाई कर सकती है। कहीं पर अगर आपको नया पोर्ट बनाना है या अगर सरकार को लगता है कि और ज्यादा नए बंदरगाह बनाने की जरूरत है, और जो आने वाले वक्त में पड़ने भी वाली है, क्योंकि जिस तरह से अपना एक्सपोर्ट अब बढ़ रहा है, जिस तरह से मेक इन इंडिया और बाकी सारी चीजों में हम लोग प्रोडक्शन के ऊपर बहुत भयंकर एम्फेसिस कर रहे हैं, तो आने वाले वक्त में और ज्यादा पोर्ट्स की जरूरत तो पड़ेगी। मुंबई, कलकत्ता, कोचीन, ये 4-5 जो बड़े बड़े आपके पोर्ट्स हैं, इनसे आप पूरा एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, आपको और पोर्ट्स बनाने ही पड़ेंगे। तो वो जो नए पोर्ट्स बनाने हैं वो इस कानून के तहत में बनाए जाएंगे। कल को किसी पोर्ट को बढ़ाना है, उसकी लिमिट्स को अगर आपको इंक्रीज करना है या उसमें कोई अल्टरनेट कुछ चेंजेस करना है, कुछ अल्टरिंग करनी है, तो वो करने की जिम्मेदारी भी इनके पास में है। और पूरा का पूरा जो आपका मैरीटाइम ट्रेड है, समुद्री रास्ते से होने वाला जो व्यापार है, जो बाउंड है कि अब आगे आगे बढ़ेगा क्योंकि भारत की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, उसको लेकर अब जो पर्सपेक्टिव प्लान बनाना है, नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान, जिसको ध्यान में रखते हुए हम लोग फिर आगे अपना पूरा काम करेंगे, वो सब बनाने की पावर केंद्र सरकार को इस कानून के तहत में मिल जाती है। अब जैसा मैंने बोला कि क्योंकि अभी की तारीख में पूरा का पूरा मैरीटाइम सेक्टर 1908 का जो अपना कानून है उसके तहत गवर्न किया जाता है, और मॉडर्न टाइम्स में ये कानून आज की तारीख में बुरी तरह से आउटडेटेड है, बहुत से प्रोविजंस इसमें है नहीं, या फिर बहुत सी ऐसी चीजें हम लोग इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये कानून उसके अड़ंगे उसमें आड़े आ जाता है, उसमें अड़ंगा डालता है। तो इसलिए ये नया कानून जो है ये लाया जा रहा है। ये इंश्योर करेगा कि मॉडर्न इन्वायरमेंटल सेफगार्ड जो है उनका भी ध्यान रखा जाए, एफिशिएंट आपका डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म हो। ये नहीं है कि कोई अगर मसला हो गया तो लंबे वक्त तक खिंचा हुआ है, एंड जितना हो सके उतना बेहतर तरह से आपका पूरा का पूरा सेक्टर काम करे। क्योंकि इतना तो तय है कि अगर आप ये चाहते हो कि आपको इकोनॉमी ग्रो करानी है, जो कि करानी ही पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं है, जिस इकोनॉमी ग्रो कराने के लिए आपको ट्रेड बढ़ाना पड़ेगा, और ट्रेड बढ़ाने का मतलब यह है कि आपको मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब आपको फिर उसको बना के एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, और एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए पोर्ट्स का ठीक होना, पोर्ट्स का एफिशिएंट होना, पोर्ट्स का ही मैन होना जरूरी है। हम इनएफिशिएंट पोर्ट्स के साथ में अपनी इकोनॉमी को जो है एकदम 10 ट्रिलियन, 15 ट्रिलियन, 25 ट्रिलियन करने के सपने नहीं देख सकते। 2047 तक अगर आपको विकसित भारत बनना है, एक डेवलप कंट्री बनना है, तो उसके लिए इस पर ध्यान देना जरूरी है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये कानून एक बहुत इंपॉर्टेंट कानून हो जाता है, और एज अ सीरियस एस्पिरेंट हमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको याद रखना है। जितने भी एग्जामिनेशन हैं उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करें इसे, एंड यूपीएससी के लिए खासतौर पर ये न्यूज़ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस दोनों के लिए काम किया। चलें, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज डिस्कस करते हैं। ये समाचार भी पॉलिटी का एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, और यहाँ से चांसेस हैं कि यूपीएससी में भी और आने वाले जितने आपके दूसरे एग्जामिनेशंस हैं यहाँ पे क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर न्यूज से बन सकते हैं। देखते हैं इसे।
तो हमको इस समाचार में जन विश्वास अमेंडमेंट बिल 2025 के बारे में बात करनी है। न्यूज़ ये है कि जन विश्वास अमेंडमेंट बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो गया है। इस बिल का ऑब्जेक्टिव यह है कि लगभग 16 आपके केंद्रीय कानून है, 16 सेंट्रल एक्ट्स हैं, उसमें कुल मिला के 355 के करीब प्रोविजंस हैं। इन प्रोविजंस में कुछ अमेंडमेंट करना है ताकि उनका जो एप्लीकेशन है उसको थोड़ा सा आसान बनाया जा सके। इसमें भी जो ये 355 प्रोविजंस हैं, इसमें से 288 प्रोविजंस को डीक्रिमिनलाइज करना है। मतलब ये कि अब अगर अभी आज की तारीख में 355 में से 288 या 288 प्रोविजंस ऐसे हैं जिसका अगर आप वायलेशन करते हो तो फिर वो एक क्रिमिनल एक्ट माना जाता है। क्रिमिनल एक्ट का मतलब फिर आपको अरेस्ट किया जा सकता है, पुलिस आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है, वगैरह वगैरह। मगर अब सरकार को ऐसा लग रहा है कि ये जो 288 प्रोविजंस हैं, इन 355 प्रोविजंस में से जो लगभग 16 केंद्रीय कानूनों में लिखे हुए हैं, इनको डीक्रिमिनलाइज कर देना ठीक रहेगा। इनका उस तरह से आप अगर ये वायलेट होते हैं तो फिर उसके ऊपर इस तरह से या तो कार्रवाई नहीं हो पा रही है या इनको क्रिमिनल कैटेगरी में रखना ही अपने आप में बहुत ज्यादा हार्श कदम है। पहले शायद सरकार या जिसने भी ये कानून बनाए थे या जो जिन्होंने भी प्रोविजंस डाले थे, शायद उन्होंने थोड़ा सा अति कर दी थी, थोड़ा हार्श कर दिया था, इसलिए इनको डीक्रिमिनलाइज कर देना चाहिए। 67 विल बी अमेंडेड टू फैसिलिटेट ईज ऑफ लिविंग, और लगभग 67 इसमें से प्रोविजंस ऐसे हैं जिनको थोड़ा सा चेंज किया जाएगा, बदलाव होगा उसमें, ताकि उनके चलते जो लोगों को समस्याएं आ रही हैं उसको जो है टैकल किया जा सके, उसको डील किया जा सके। तो समझते हैं 355 प्रोविजंस हैं, 288 में कोई बदलाव नहीं है, मगर उनको डीक्रिमिनलाइज किया जा रहा है और 67 में चेंजेस किए जाएंगे ताकि उनका एप्लीकेशन जो लोगों को सामने समस्या खड़ी कर रहा था उसको रोका जा सके। अब ये जो ऐसा भी नहीं है कि पहली बार इस तरीके का कोई बिल लाया गया और इसमें इसके चलते बहुत सारे कानूनों में इकट्ठे चेंजेस या बदलाव किए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसके पहले 2023 में भी आपका जन विश्वास अमेंडमेंट एक्ट आ चुका है। मतलब ये पहला जन विश्वास एक्ट नहीं है, इसके पहले भी जो है, या ये पहला जन विश्वास बिल नहीं है, इसके पहले भी इस तरीके का एक बिल आके कानून बन चुका है। जन विश्वास अमेंडमेंट एक्ट 2023 आ चुका है, उसमें भी जो है इसी तरीके से आपने काफी सारे कई सारे जो आपके कानून है उसमें कई सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जो शायद लॉजिकल नहीं है, वक्त के साथ किसी मतलब के नहीं रह गए, उन सबको आपने डीक्रिमिनलाइज किया था। तो इट वाज द फर्स्ट कंसोलिडेटेड लेजिस्लेशन टू डीक्रिमिनलाइज माइनर ऑफेंसेस अक्रॉस मल्टीपल एक्ट्स। इंपॉर्टेंट है, पहला इस तरीके का कानून था जिसने कई सारे कानूनों में कई सारे जो छोटे छोटे माइनर ऑफेंसेस थे, जो क्रिमिनल एक्टिविटी थी, उनको जो है डीक्रिमिनलाइज किया था। कायदे से करना क्या पड़ता है, आप जैसे अगर लेट से आपके पास में 5 कानून है तो फिर आपको इस तरीके के 5 बिल लाना पड़ते और उन बिलों में फिर आपको ये जो भी आपके छोटे छोटे माइनर ऑफेंसेस हैं उनको डीक्रिमिनलाइज करना पड़ता। सरकार ने बोला ये हटाओ, इसमें टाइम लगेगा, अपन एक काम करते हैं, एक सिंगल बिल लेकर आते हैं और ये बोलते हैं कि फलाने फलाने 4-5 आपके कानून हैं, इसमें ये फलाने फलाने प्रोविजंस हैं, ये माइनर ऑफेंसेस हैं, इनको क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं माना जा सकता। आज जब से ये बिल पास होगा वैसे ही सारे के सारे डीक्रिमिनलाइज हो जाएंगे। तो ये उस तरीके का पहला कानून जन विश्वास अमेंडमेंट 2023 आ चुका है और अब उसके बाद में इस तरीके का ये जब बिल पास होकर कानून बनता है तो ये दूसरा इस तरीके का एक्ट रहने वाला है जो ऐसे कई सारे केंद्रीय कानूनों में इकट्ठा बल्क प्रोविजंस में चेंजेस कर रहा है। अब 2025 का जो लेजिस्लेशन लाया जा रहा है, इसमें ये खास बात है कि कई सारे ऐसे एक्ट्स हैं जिसमें कई सारे ऐसे प्रोविजंस हैं, जैसे लेट से आपसे कई बार उन प्रोविजंस का अगर पहली बार वायलेशन होता है तब आपको वार्निंग देके छोड़ दिया जाएगा। इस तरीके के लगभग 76 ऑफेंसेस हैं 10 एक्ट्स के अंडर में, ठीक है। लगभग 10 ऐसे केंद्रीय कानून हैं जिनमें अगर आप कुछ वायलेशंस करते हो, छोटे मोटे माइनर वायलेशंस हैं, अगर आप वो करते हो तो फिर आपको आपके खिलाफ जो है सरकार कार्रवाई कर सकती है। मगर अब ये बोला जा रहा है कि इन 10 कानूनों के लगभग 76 ऐसे ऑफेंसेस या प्रोविजंस हैं जिसमें अगर आपने कुछ किया तो उस पे आपको पहली बार अगर आपने कुछ ऐसी कुछ इनका वायलेशन किया तो आपको एडवाइजरी वार्निंग देकर छोड़ा जाएगा। आपको एडवाइस किया जाएगा कि आप इस तरीके का काम ना करें और आपको वार्निंग देकर छोड़ दिया जाएगा। सेकंड टाइम करते हैं, थर्ड टाइम करते हैं तो फिर उसके भी जो है क्लॉजेस डाले गए। imprisonment clauses for minor technical और procedural defaults will be replaced by monetary penalties और warnings। इसके साथ ही साथ अब यह है कि कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो गया जिसके बारे में लोगों को आमतौर पे जानकारी नहीं होती है, प्रोसीजर में कुछ गलती हो गई, कोई माइनर छोटा मोटा ऐसा काम हो गया तो वहां पर भी आपको अरेस्ट करना या क्रिमिनल केस लगाने की जगह आपके ऊपर या तो आपको वार्निंग देके छोड़ा जाएगा या वार्निंग से अगर काम नहीं हो रहा, पहली बार की जगह दूसरी बार तीसरी बार कर दिया तो फिर आपके ऊपर मॉनेटरी पेनल्टी लगाई जाएगी और जैसे जैसे आप इसका वायलेशन करोगे वैसे वैसे पेनल्टी बढ़ाई जाती जाएगी। जैसे चालान की बात कर लेते हैं तो चालान जो है एक सिविल ऑफेंस है। आपको अगर ट्रैफिक रूल्स का वायलेशन करते हुए पकड़ा गया तो एक सिविल ऑफेंस है। अब बार बार ऐसा नहीं है कि आप बार बार अगर ट्रैफिक लाइट का वायलेशन करोगे तो आपको उठा के जेल में बंद कर देंगे। ये है कि अगर आप रिपीटेड ऑफेंडर हो तो फिर आपके खिलाफ चालान जो है वो ज्यादा बनाया जा सकता है, गाड़ी जब्त की जा सकती है। उसी तरीके के कुछ चेंजेस यहाँ पर किए जा रहे हैं कि जो
छोटे मोटे माइनर आपके जो इश्यूज हैं उसके लिए भैया क्रिमिनल केस बनाने से बेटर है, क्योंकि वो केसेस फिर अल्टीमेटली चलते रहते हैं, वो मतलब नहीं है। तो आप पेनल्टी ले लो, वार्निंग देकर छोड़ दो, वो ज्यादा बेहतर है। आप आदमी की जेब पर हट करोगे तो सामने वाला वैसे ही जो है फिर देख समझ के काम करेगा। तो इस थॉट प्रोसेस के साथ में कानून लाया जा रहा है। अब यहाँ से जो सवाल बनेंगे, पहला तो ये कि जन विश्वास अमेंडमेंट बिल 2025 जो है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो वो मैंने आपको बता दिया। दूसरा ये कि पहली बार इस तरीके से हो रहा है कि कंसोलिडेटेड लेजिस्लेशन लाके माइनर ऑफेंसेस को डीक्रिमिनलाइज किया जा रहा है अक्रॉस मल्टीपल एक्ट्स। तो इसका जवाब है नहीं, पहले भी हो चुका है। 2023 में पहली बार जन विश्वास अमेंडमेंट एक्ट आया था, उसमें पहली बार हुआ था। खास बात क्या है इसमें कि इसमें पहली बार आपका वायलेशन करने पर ये जो अपना बिल आया है 2025 वाला, इसमें पहली बार वायलेशन करने पर वार्निंग देकर छोड़ देंगे, और बाकी अगर रिपीटेड ऑफेंडर हो तो भैया मॉनेटरी पेनल्टी भरो। अब वो क्रिमिनल केसेस वगैरह नहीं बनाए जाएंगे, छोटे मोटे जो आपके ऑफेंसेस हैं उनको फोरगो कर दिया जाएगा। तो ये जो है अपना समाचार है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, अपने को उसको याद रखना है। चलें, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ टुडे सेशन। आज के सेशन में बस इतना ही। अब मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम लोग 20th of August 2025 का द हिंदू और उसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखें, खुश रहें और मेहनत करते रहें। थैंक यू। जय हिंद।